नमस्कार। बायजूस गवर्नमेंट एग्ज़ाम प्रेप में आपका स्वागत है। आज की तारीख है 24 फरवरी 2021 और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं द हिंदू अखबार में आए हुए कुछ प्रमुख आलेखों और एडिटोरियल्स पर, जिसके तहत हम प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्नों की भी चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की जो हमारी पहली खबर है वह है पेज नंबर 1 फ्रंट पेज से ली गई है और इसका संबंध जीएस पेपर 2 में आईआर से है। मुख्य रूप से यह संबंधित है हमारे पड़ोसी देश नेपाल के एक घटनाक्रम से, जिसमें नेपाल के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नेपाल के निचले सदन को पुनः बहाल कर दिया गया है और इसके माध्यम से सुप्रीम कोर्ट ने दृढ़ता से इस मत को स्पष्ट किया है कि किस प्रकार से 2015 और उसके बाद से नेपाल में संविधानवाद लोकतंत्र की बहाली ज़्यादा महत्वपूर्ण है और राजनीतिक निर्णय लिए जाने के दृष्टिकोण से भी संविधान और विधि के शासन के तहत नियमों को ध्यान में रखे जाने की जरूरत है। इसके तहत हमें दिसंबर 2020 के बाद से ही नेपाल में घटे घटनाक्रम को ध्यान में रखे जाने की आवश्यकता है, जिसमें हम नेपाल में हाल के समय में हुए जो राजनीतिक संकट है उसकी कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं को समझने का प्रयास करेंगे। मुख्य रूप से नेपाल का यह जो राजनीतिक संकट है उसका प्रारंभ दिसंबर 2020 में तब हुआ जब नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के द्वारा देश की प्रतिनिधि सभा यानी संसद के निचले सदन को भंग करने की सिफारिश की गई और तत्कालीन राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी द्वारा भी इसे सहमति प्रदान कर दी गई। यह पूरा घटनाक्रम तब हो रहा था जब निचले सदन के 5 साल के कार्यकाल में अभी भी 2 वर्ष शेष थे और अनेक कारणों के चलते विविध कानूनी विशेषज्ञ प्रधानमंत्री के इस कदम को असंवैधानिक करार दे रहे थे। अंततः मामला जो है वह संसद से सुप्रीम कोर्ट में गया और अब जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा फैसला किया गया है उसके माध्यम से संसद के निचले सदन को फिर से बहाल कर दिया गया है। अब इसके संदर्भ में हमें नेपाल की थोड़ी पृष्ठभूमि भी जाननी चाहिए, जिसमें नेपाल के द्वारा 1990 और उसके पश्चात से ही बहुदलीय लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाने का प्रयास किया जाता रहा है। इसके तहत समय समय पर नेपाल में अनेक राजनीतिक दलों की भी उपस्थिति देखी गई है, जिसमें नेपाली कांग्रेस, तराई क्षेत्र में रहने वाले मधेसी समुदायों की पार्टी जनता समाजवादी पार्टी और माओवादियों की पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल, जिसके प्रमुख नेता पुष्प कमल दहल प्रचंड हैं, यह महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ नेपाल में दूसरे कम्युनिस्ट पार्टियों की भी विद्यमानता रही, जिसमें कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल, यूनियनिस्ट मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट महत्वपूर्ण है, जिसके नेता केपी शर्मा ओली हैं। 2016 में जब चुनाव हुए तब उपरोक्त दोनों कम्युनिस्ट पार्टियों ने अन्य साम्यवादी दलों के साथ विलय कर लिया और एक नवीन दल अस्तित्व में आया, जिसका नाम रखा गया कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल यूनिफाइड मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट, जिसका नेतृत्व पुष्प कमल दहल प्रचंड और ओली दोनों मिलकर कर रहे थे। 2016 के चुनाव में जब उनके द्वारा भारी बहुमत के आधार पर जीत हासिल की गई तो दोनों ने एक तरीके से अनौपचारिक आधार पर समझौता भी किया था और इस आधार में यह तय किया गया कि दोनों के द्वारा 2.5 साल नेतृत्व किया जाएगा। हालांकि ओली के द्वारा जब ये वादा नहीं निभाया गया उसके बाद से ही कम्युनिस्ट पार्टी के आंतरिक संकट की शुरुआत हो गई और कम्युनिस्ट पार्टी के इसी तनाव के चलते 2/3 बहुमत होने के बावजूद सरकार चल नहीं पाई है, जिसके माध्यम से 2015 के संविधान निर्माण किए जाने के बाद जो नवीन सरकार गठित हुई है वह अब संकट की स्थिति में आ गई है और इसके माध्यम से नेपाल में स्थापित किए जाने वाले संघवाद, पंथ निरपेक्षता और गणतंत्र पर ही संकट दिखाई दे रहा
था। अब इसके संदर्भ में अनेक विशेषज्ञों का ये कहना था कि 2015 का संविधान जो बनाया गया, जो काफी लंबी प्रक्रिया विचार विमर्श के बाद निर्मित हुआ था, उसमें इस बात का ध्यान रखा गया था कि प्रधानमंत्री द्वारा अपने मनमाने आधार पर संसद को भंग ना किया जाए और इसके लिए भांति भांति के प्रावधानों को भी इसमें शामिल किया गया था। मुख्य रूप से 2015 का नेपाल का संविधान यह बताता है कि 5 साल कार्यकाल समाप्त होने से पहले किसी सदन के विघटन की अनुमति तभी दी जा सकती है जब संसद त्रिशंकु हो और कोई भी दल सरकार बना पाने में सक्षम ना हो। लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने इसका पालन नहीं किया और अपने विरुद्ध प्रस्तुत किए जाने वाले संभावित अविश्वास प्रस्ताव के पूर्व ही निचले सदन को भंग कर दिया, जिसके चलते अब सुप्रीम कोर्ट द्वारा फैसला दिया गया है और प्रधानमंत्री के इस निर्णय को अवैधानिक घोषित करते हुए निचले सदन को फिर से बहाल कर दिया गया है। तो निश्चित तौर पे सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वह नेपाल में गणतंत्र लोकतंत्र को बढ़ावा दिए जाने के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। अनेक विशेषज्ञों द्वारा भी इसका स्वागत किया जा रहा है और अब ये देखने वाली बात होगी कि नेपाल में किस प्रकार से भविष्य में घटनाक्रम घटते हैं। यह कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो हमें इसके संदर्भ में जाननी चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 7 में दिए गए एक अन्य आर्टिकल की, जिसका संबंध जीएस पेपर 2 में गवर्नेंस संबंधी मुद्दों से है। मुख्य रूप से यह संबंधित है सुशासन और बेहतर प्रशासनिक विकास के संदर्भ में अधिकारियों के अनियमित अंतराल पर किए जाने वाले ट्रांसफर को रोके जाने के संदर्भ में। इसके संदर्भ में हमें ये समझने की आवश्यकता है कि भारतीय व्यवस्था में एक ओर तो जनता के द्वारा कार्यपालिका का चुनाव यानी सरकार का चुनाव किया जाता है, लेकिन इसके साथ ही सिविल सेवकों के आधार पर एक स्थायी प्रकार की कार्यपालिका की भूमिका भी होती है, जो हर 5 साल बाद चुनी जाने वाली सरकार की तुलना में ज़्यादा स्थायी होती है और विकास के दृष्टिकोण से ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। लेकिन यदि इन्हीं स्थायी कार्यपालिका के सिविल सेवकों को किसी क्षेत्र विशेष का विकास किए जाने के संदर्भ में पर्याप्त समय नहीं दिया जाएगा तो निश्चित रूप से इसका प्रभाव क्षेत्र के विकास पर ही पड़ेगा। यह जो प्रभाव है उसको हम दो तरफा रूप में देख सकते हैं। एक ओर तो इसका प्रभाव अधिकारियों के मनोबल पर पड़ता है नकारात्मक रूप से, और साथ ही साथ प्रशासन में कुशलता और प्रभाविता में भी कमी आती है। वहीं दूसरी ओर इसका नकारात्मक प्रभाव क्षेत्र विशेष के लोगों को पड़ता है, जिसके तहत लोगों में प्रशासन के प्रति अविश्वास, गैर जुड़ाव की भावना और अलगाव पैदा होता है, और साथ ही साथ नियमित अंतराल पर या फिर आप कह सकते हैं गैर नियमित अंतराल पर किया जाने वाला जो स्थानांतरण है वह क्षेत्र विशेष के लोगों के लिए एक सामूहिक दंड के रूप में भी कार्य करता है। हाल के समय में जम्मू कश्मीर और कई अन्य राज्यों में इसके संदर्भ में ऐसी प्रवृत्ति देखी गई है। खुद सरकार के विविध पोर्टल्स इसके संदर्भ में आंकड़ों की पुष्टि करते हैं, जैसे कि केंद्र सरकार का कार्मिक मंत्रालय और ट्रेनिंग विभाग से संबंधित सुप्रीमो डेटाबेस, जिसका फुल फॉर्म है सिंगल यूजर प्लेटफॉर्म रिलेटेड टू एम्प्लॉयज ऑनलाइन डेटाबेस। वह भी यह पुष्ट करता है कि किस प्रकार से भारत में सिविल सेवकों की किसी स्थान विशेष पर औसत पोस्टिंग की अवधि मात्र 15 महीने ही रहती है, और यह तब देखा जा रहा है जब 2014 के बाद इस पोस्टिंग की अवधि में वृद्धि हुई है। हालांकि वृद्धि के बावजूद यह अवधि मात्र 15 महीने ही है। इसके संदर्भ में समय समय पर आप विविध प्रकार के अधिकारियों के बारे में भी सुनते होंगे, जिसमें अशोक खेमका, प्रदीप कासनी का नाम महत्वपूर्ण है। इनके तहत यह देखा जाता है कि अशोक खेमका अपनी नियुक्ति के बाद 50 बार से अधिक ट्रांसफर को देख चुके हैं। इसी प्रकार से कासनी भी अपना ट्रांसफर
65 बार से अधिक देख चुके हैं, जिसके संदर्भ में निश्चित तौर पर कार्य करने की आवश्यकता है। अब यहाँ पे प्रश्न उठता है कि किया क्या जाना चाहिए। तो हमें इसके संदर्भ में ट्रांसफर में निर्धारित की गई गाइडलाइंस का पालन करने की आवश्यकता है और इसके संदर्भ में विविध प्रकार के आयोगों जैसे कि द्वितीय प्रशासनिक आयोग, 5वें वेतन आयोग, होता समिति आदि के द्वारा दी गई अनुशंसाओं को लागू करने की आवश्यकता है। जैसा कि होता समिति ने कहा है कि अधिकारियों के न्यूनतम कार्यकाल को सुनिश्चित न किए जाने से न केवल सरकारी नीतियों के कार्यान्वयन में बाधाएं आती हैं, इससे अधिकारियों में उत्तरदायित्व के भाव में कमी आती है, साथ ही साथ इससे जनता का धन भी बर्बाद होता है और इसके संदर्भ में कार्य हमें निश्चित ही करना चाहिए। अनेक बार भारत में देखा जाता है कि जो ट्रांसफर होता है वह राजनीतिक दबाव में किया जाता है। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि इससे अंततः प्रशासन ही कमजोर होता है और इस तरीके से राजनीतिक पक्षपात, फेवरेटिज्म और विभाजन पैदा होते हैं, जिसके तहत राजनीतिक आधार पर किए जाने वाले इस प्रकार के ट्रांसफर को निश्चित रूप से रोके जाने की आवश्यकता है। यदि हम इस संदर्भ में एक बेहतर नीति के साथ सामने आएंगे, तभी हम सिविल सेवकों में तटस्थता की भावना, गैर पक्षपात के आधार पर निर्णय करने की भावना और एनोनिमिटी यानी अनामिता के सिद्धांत के आधार पर कार्य करने की भावना का सही ढंग से विकास कर पाएंगे और निश्चित रूप में नेतृत्व में, नौकरशाही में उत्तरदायित्व के साथ नैतिकता को बढ़ावा दिए जाने के दृष्टिकोण से यह काफी महत्वपूर्ण है। अब हम चर्चा कर लेते हैं पेज नंबर 7 में दिए गए एक अन्य आर्टिकल की, जिसका संबंध जीएस पेपर 3 में अर्थव्यवस्था इकोनॉमी से है। मुख्य रूप से यह संबंधित है हाल के समय में सरकारों द्वारा पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क एक्साइज ड्यूटी को बढ़ाने से और इससे किस प्रकार से पेट्रोल और डीजल महंगे हो रहे हैं, इसके संदर्भ में इसमें बात कही गई है। मुख्य रूप से इसके तहत यह देखा जा रहा है कि कोविड-19 से जनित जो आर्थिक विषमताएं, परिस्थितियां हैं, वो भी इसमें काफ़ी योगदान दे रही हैं, जिसके तहत सरकार के राजस्व घाटे में वृद्धि देखी गई है। और चूंकि अन्य स्रोतों से सरकार को राजस्व की पूर्ति नहीं हो पा रही है, राजकोषीय घाटे में निरंतर वृद्धि हो रही है। यही कारण है कि सरकार एक्साइज ड्यूटी के माध्यम से पेट्रोल और डीजल की कीमतों को बढ़ाने का प्रयास कर रही है। पिछले वर्ष के बजट में राजकोषीय घाटे के बारे में बात किया जाए तो इसे 3.5% निर्धारित किया गया था। हालांकि वर्तमान में इसमें 2.7 गुना वृद्धि हो गई है और यह 9.5% तक अनुमानित है। इसके संदर्भ में विशेषज्ञों का ये कहना है कि सरकारों का यह निर्णय कि वह पेट्रोल और डीजल पर कर की वृद्धि करके अपने राजस्व की पूर्ति कर पाएंगी, ऐसा संभव नहीं है, अपितु इस प्रकार के कदमों से जनता को ही हानि होती है, क्योंकि पेट्रोल और डीजल का प्रयोग मुख्य रूप से अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है। इसमें परिवहन, कृषि, जल आपूर्ति, होटल, रेस्टोरेंट आदि प्रमुख हैं। मुख्य रूप से इसका प्रयोग अंतिम उपभोक्ता वस्तुओं और मध्यवर्ती उपभोक्ता वस्तुओं के निर्माण में किया जाता है और यदि हम पेट्रोल और डीजल की कीमत में ही वृद्धि कर देंगे तो इससे निर्मित होने वाली वस्तुएं भी अंततः महंगी हो जाएंगी, जिससे उपभोक्ताओं पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़े। इसके संदर्भ में हमें अभी हाल के समय में जिस प्रकार से वित्तीय वर्ष के संदर्भ में आउटपुट में कमी देखी जा रही है, जिसके तहत कोविड-19 के प्रभाव के चलते वर्तमान वित्तीय वर्ष में यह अनुमान लगाया गया है कि इससे 7.7% की वार्षिक आउटपुट की कमी हो सकती है और आउटपुट में कमी सीधे तौर पर इस बात को दर्शाती है कि किस प्रकार से उत्पादन में वृद्धि नहीं हो रही है और बेरोजगारी बढ़ रही है। तो एक ओर तो हम देख रहे हैं मंदी बढ़ रही है, एक ओर तो हम देख रहे हैं बेरोजगारी बढ़ रही है और मंदी और बेरोजगारी बढ़ने की पृष्ठभूमि में यदि कीमतों को बढ़ावा दिया जाएगा पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ाव के माध्यम से, तो निश्चित रूप से जो लोग हैं
बेरोजगार लोग हैं उन पर इसका सर्वाधिक नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, जिसको कम करने के लिए हमें कार्य करना होगा। अनेक विशेषज्ञों द्वारा वर्तमान संकट से निपटने के संदर्भ में पेट्रोल और डीजल की कीमतों को बढ़ाए जाने के स्थान पर सुपर रिच यानी अत्यधिक धनी व्यक्तियों पर कर लगाकर इसकी प्रतिपूर्ति किए जाने की वकालत की गई है। हालांकि सरकारों पर यह आरोप लगाया गया है कि वो इसके संदर्भ में कार्य नहीं कर रही हैं, अपितु वे आर्थिक सर्वेक्षण के माध्यम से एक नवीन दर्शन की ही बात कर रही है। यह जो नवीन दर्शन है वह अमेरिका के एक प्रोफेसर ब्लांकार्ड के मत पर आधारित है, जिनके अनुसार मंदी की स्थिति में सरकार द्वारा किया गया खर्च अर्थव्यवस्था को वृद्धि देने में सहायक होता है और यह खर्च यदि सरकार द्वारा ऋण लेकर भी किया जाता है तो वह अंततः आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देगा और गरीबी को कम कर पाने में सक्षम होगा। इसके तहत ब्लांकार्ड गणितीय अनुमानों के माध्यम से भी अपने मत को पुष्ट करते हैं। उसके तहत उनका ये कहना है कि यदि सरकारें ऋण लेती हैं और इसके तहत जो वो ब्याज भुगतान करती हैं तो उस ब्याज भुगतान की दर ऋण लेकर प्राप्त किए गए आर्थिक समृद्धि की दर से कम है, तो निश्चित रूप से ऐसी आर्थिक समृद्धि के प्रयास को किया जाना चाहिए, क्योंकि इसके माध्यम से सरकारों को उच्च आर्थिक समृद्धि से जो लाभ प्राप्त होगा उसका प्रयोग ऋणों की प्रतिपूर्ति में किया जा सकता है। इसको आप एक उदाहरण से भी समझ सकते हैं। ब्लांकार्ड के अनुसार यदि कोई सरकार ऋण लेती है, मान लीजिए 7% की दर पर, और इसके माध्यम से उस सरकार द्वारा उस वित्तीय वर्ष में 10% की आर्थिक समृद्धि दर प्राप्त की जाती है, तो दोनों के बीच अंतर हो गया 3% पॉजिटिव, और इस 3% पॉजिटिव के माध्यम से आर्थिक समृद्धि को और बढ़ावा दिया जा सकेगा। इसका मतलब हुआ कि आपने 70 रुपए उधार लिया और 100 रुपए आपने कमा लिया, तो जो 30 रुपए का आपको फायदा हुआ उसका आप प्रयोग कर सकते हैं आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए। विकसित देशों की अनेक अर्थव्यवस्थाओं में इसके संदर्भ में सकारात्मक परिणाम देखे गए हैं। खुद भारत सरकार ने आंकड़ों से यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि किस प्रकार से भारत में भी पिछले 25 वर्षों में प्राप्त की गई जो औसतन समृद्धि दर है वह 12.8% है, और इसकी तुलना में जो औसत ब्याज दर है वह मात्र 8.8% ही है। इस प्रकार सरकारों को लगभग 4% का सरप्लस प्राप्त हो रहा है, जिसका प्रयोग ब्याज दरों की प्रतिपूर्ति में किया जा सकता है, और इसके माध्यम से सरकारें खर्च बढ़ाकर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति किए जाने के साथ ही आर्थिक समृद्धि को भी बढ़ावा दे सकती हैं। हालांकि विशेषज्ञों ने ब्लांकार्ड के इस मत की अनेक आधारों पर आलोचना भी की है। ब्लांकार्ड के मत के अनुसार आर्थिक समृद्धि तो बढ़ती है, किंतु असमानता को दूर किए जाने के संदर्भ में कार्य नहीं किए जाते। मुख्य रूप से सरकारों द्वारा इसके माध्यम से सुपर रिच पर टैक्स नहीं लगाए जाते और उधार लेकर आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा दिया जाता है। इस प्रकार से प्राप्त की गई आर्थिक समृद्धि से असमानता बढ़ती है और संसाधनों का समतामूलक वितरण संभव नहीं हो पाता है, जिसके संदर्भ में हमें कार्य करना चाहिए। मुख्य रूप से आलोचकों का कहना है कि ब्लांकार्ड की जो थ्योरी है वह 2020-21 के वित्तीय वर्ष में पूर्ण रूप से लागू नहीं होती, और इस बात की भी संभावना गारंटी नहीं है कि आने वाले सालों में भी इसको हम पूर्ण रूप से लागू कर पाएंगे। तो क्या पूर्ण रूप से हम इस प्रकार की थ्योरी पर विश्वास कर सकते हैं? यह भी एक बेहद विचारणीय प्रश्न है। यही कारण है कि विशेषज्ञों का कहना है कि हमें न केवल असमानता को दूर करने के लिए कार्य करना होगा, साथ ही साथ पेट्रोल और डीजल पर जो हमने अत्यधिक एक्साइज ड्यूटी लगा रखी है और उससे जो हम कर राजस्व प्राप्त करने की नीति अपना रहे हैं उसको भी विवेकीकृत
तार्किक करने की आवश्यकता है, तभी भारत में एक बेहतर आधार पर समावेशी प्रकार का विकास प्राप्त कर पाना संभव हो सकेगा। और निश्चित तौर पे कोविड-19 के काल में तो इसकी और भी अधिक आवश्यकता महसूस की जा रही है। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 7 में दिए गए एक अन्य आर्टिकल की, जिसका संबंध जीएस पेपर 3 में अर्थव्यवस्था से है। कुछ अर्थों में आप इसे पर्यावरण और पारिस्थितिकी से भी जोड़ सकते हैं और जीएस पेपर 3 में ही ऊर्जा से भी इसका संबंध जोड़ के देखा जा सकता है। मुख्य रूप से ये संबंधित है पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों की पृष्ठभूमि में भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा पेट्रोल और डीजल जैसे जीवाश्म ईंधनों पर भारत की ऊर्जा आवश्यकताओं को कम करने के संदर्भ में अपने मत को प्रकट किए जाने के दृष्टिकोण से भारत द्वारा इसके तहत स्वच्छ ऊर्जा के स्रोतों पर अधिक बल देने की बात कही गई है और इसके तहत सरकार द्वारा कार्य भी किया गया है। जैसे कि यात्री वाहनों में ईंधन क्षमताओं को बढ़ाने के लिए हमने कार्य किया है। भारत में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए नेशनल इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी मिशन प्लान की घोषणा की गई है और यूरोपियन यूनियन के मानकों के अनुरूप भारत में भी यूरो मानकों को भारत स्टेज मानकों के तहत अपनाया गया है और इसके माध्यम से ऊर्जा दक्षता को प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही साथ भारत द्वारा 2018 में बायोफ्यूल पर राष्ट्रीय नीति के माध्यम से पेट्रोल और डीजल में बायोफ्यूल की मात्रा को बढ़ावा दिए जाने पर बल दिया गया है। साथ ही साथ भारत द्वारा ऊर्जा क्षेत्र में विविधता को अपनाया गया है, जिसके तहत पेट्रोल और डीजल के साथ प्राकृतिक गैस आदि पर भी समान रूप से बल दिया जाता रहा है। इसके साथ ही भारत द्वारा इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए फेम 1 और फेम 2 स्कीम को अपनाया गया है, जिसका फुल फॉर्म है फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल। इसके माध्यम से सरकारें कोशिश कर रही हैं कि देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दिया जा सके। हालांकि सरकार द्वारा किए गए जो प्रयास हैं वह काफ़ी सीमाओं से युक्त हैं। जैसे कि हमने ईंधन दक्षता मानकों को अपनाया है, इसके बावजूद यूरोप की तुलना में भारत में ईंधन दक्षता मानक लगभग 20% कम है। हमने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दिया है, इसके बावजूद भारत में चार्जिंग अवसंरचना का पर्याप्त विकास नहीं हो सका है। इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दिए जाने के बावजूद इलेक्ट्रिक वाहनों की तुलना में जो हाइब्रिड वाहन हैं, जो इलेक्ट्रिक एनर्जी के साथ पेट्रोल और डीजल पर कार्य करते हैं, उनमें ज़्यादा वृद्धि हुई है, जिससे पेट्रोल और डीजल की जो खपत कम होनी चाहिए थी उतनी संभव नहीं हो पाई है। यही कारण है कि इसके संदर्भ में कुछ और प्रयासों को किए जाने की आवश्यकता है। जैसे कि इसके संदर्भ में विशेषज्ञों द्वारा यह सलाह दी जाती रही है कि सरकार को इसमें जीरो उत्सर्जन वाहन प्रोग्राम को लागू करना चाहिए, जीरो एमिशन व्हीकल प्रोग्राम। इसके तहत जितने भी वाहन बनाने वाले उत्पादक हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, उन पर यह बाध्यता डाली जानी चाहिए कि वे एक निश्चित संख्या में इलेक्ट्रिक वाहनों का भी निर्माण करें। और इस प्रकार के जो प्रोग्राम हैं वह चीन, अमेरिका, कनाडा, दक्षिण कोरिया के विभिन्न क्षेत्रों में लागू हैं और इसके माध्यम से न केवल जीवाश्म ईंधनों पर आधारित पारंपरिक वाहनों का निर्माण होता है, साथ ही साथ सभी प्रकार के उत्पादकों को इलेक्ट्रिक वाहनों का निर्माण करने के लिए भी बाध्य किया जाता है, जो इलेक्ट्रिक वाहनों के संदर्भ में नवीन तकनीकों के निवेश को निश्चित रूप से बढ़ावा देगा। इस बात पे भी बल दिया गया है कि सरकार द्वारा ऊर्जा दक्षता मानकों को पैसेंजर गाड़ियों, वाणिज्यिक वाहनों के साथ ही 2 पहिया वाहनों पे भी लागू किया जाए, क्योंकि वर्तमान में भारत में पेट्रोल की लगभग 2/3 मात्रा का प्रयोग 2 पहिया वाहनों द्वारा ही किया जाता है। हालांकि इनका ऊर्जा दक्षता मानकों के अधीन न रहने से अधिकांशतः यह बेहद दक्ष ईंधनों का, बेहद दक्ष इंजनों का प्रयोग नहीं करते हैं, जिससे पेट्रोल आदि की मांग निरंतर बढ़ती जाती है। और इसके संदर्भ में इस प्रकार की अनुशंसा अंतर्राष्ट्रीय काउंसिल ऑन क्लीन ट्रांसपोर्टेशन द्वारा भी की गई है। इस बात पे भी बल दिया गया है कि आगे चलकर ऊर्जा दक्षता मानकों को 2 पहिया वाहनों के साथ भारी वाहन, ट्रैक्टर जैसे कृषि वाहनों पर भी लागू किया जाना चाहिए और सरकारों को कराधान की नीतियों के माध्यम से भी इसको बढ़ावा दिए जाने की आवश्यकता है।
मुख्य रूप से सरकारों को जीएसटी की जो विविध स्लैब्स हैं उनको इस प्रकार से निर्धारित करना चाहिए कि जिन इंजनों की अधिक ऊर्जा दक्षता हो उन पर कर कम लगे और जिन इंजनों की कम ऊर्जा दक्षता हो उन पर कर ज्यादा लगाया जा सके और इस आधार पर लोग अधिक ऊर्जा दक्षता वाले वाहनों को लेने के लिए प्रोत्साहित हों। जिस प्रकार से धीरे धीरे कोरोना वायरस की त्रासदी के कम होने के साथ ही हम सामान्यीकरण की प्रक्रिया की ओर बढ़ रहे हैं, इसके संदर्भ में आर्थिक गतिविधियों के बढ़ने के साथ ही पेट्रोलियम उत्पादों की मांग भी प्राकृतिक रूप से बढ़ेगी। हालांकि सरकार को निरंतर आधार पर ये कोशिश करनी होगी कि हम शून्य उत्सर्जन प्राप्ति की दिशा में लागू कार्यक्रमों को बेहतर ढंग से लागू करें, तभी बढ़ती ऊर्जा मांग को संतुलित किए जाने की दिशा में सार्थक प्रयास किया जा सकना संभव हो सकेगा। अब हम कुछ प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही हैं? 8 वैक्सीन रोकथाम योग्य बीमारियों के खिलाफ पूर्ण टीकाकरण प्रदान करने के लिए 2014 में मिशन इंद्रधनुष को लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य 2 वर्ष से कम उम्र के सभी बच्चों और साथ ही सभी गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण करना है। कोविड-19 महामारी के दौरान नियमित टीकाकरण में चूक गए बच्चों और गर्भवती महिलाओं को शामिल करने के लिए गहन मिशन इंद्रधनुष 3.0 योजना शुरू की गई है। तो सही कथन की पहचान करनी है, केवल एक और दो, केवल 2 और 3 की 1, 2 और 3। तो इसके संदर्भ में तीनों के तीनों जो कथन है वो हमारे सही हैं और उत्तर हो जाएगा हमारा डी। आज पेज नंबर 1 और पेज नंबर 10 में इसके संदर्भ में खबर आई है, जिसमें कोरोना वायरस के चलते जो बच्चे, गर्भवती महिलाएं टीकाकरण की नियमित प्रक्रिया से दूर हो गए हैं, उनको वापस टीकाकरण दिए जाने के दृष्टिकोण से इस योजना को प्रारंभ किया गया है। अगर हम बात करें मिशन इंद्रधनुष की, तो इसे 2014 में लॉन्च किया गया था, जिसका उद्देश्य 2 वर्ष से कम उम्र के सभी बच्चों और सभी गर्भवती महिलाओं को 8 वैक्सीन रोकथाम योग्य बीमारियों के खिलाफ टीकाकृत करना था। ये बीमारियां हैं डिप्टीरिया, काली खांसी, टिटनेस, पोलियो, तपेदिक, खसरा, मेनिंजाइटिस और हेपेटाइटिस बी। इसके बाद भारत द्वारा सघन मिशन इंद्रधनुष शुरू किया गया, जिसे टीकाकरण कार्यक्रम को और अधिक तीव्र करने के लिए प्रधानमंत्री के द्वारा 2017 में प्रारंभ किया गया। इस कार्यक्रम के माध्यम से भारत सरकार ने लक्ष्य रखा कि हम उन सभी 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चों और गर्भवती महिलाओं तक पहुंच सकें जिन्हें नियमित टीकाकरण कार्यक्रम के तहत छोड़ दिया गया है या फिर उसकी परिधि से बाहर हो चले हैं। इसके तहत ही सघन मिशन इंद्रधनुष 2.0 को दिसंबर 2019 से मार्च 2020 के काल में शुरू किया गया, जिसको चिन्हित जिलों और ब्लॉकों में उन बच्चों और गर्भवती महिलाओं के कवरेज में तेजी लाने के लिए प्रारंभ किया गया जो सभी उपलब्ध टीकों की पहुंच से बाहर हैं। और अब इस दिशा में नवीन प्रयासों के तहत कोविड-19 महामारी के दौरान नियमित टीकाकरण में चूक गए बच्चों और गर्भवती महिलाओं को शामिल करने के लिए गहन मिशन इंद्रधनुष 3.0 योजना शुरू की गई है, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण हो सकती है। नेक्स्ट प्रीलिम क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है? ग्रेटर एडजुटेंट सारस परिवार का एक सदस्य है और इसे IUCN की संकटग्रस्त प्रजातियों की लाल सूची IUCN रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पीशीज में लुप्त प्राय के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। दूसरा कथन है यह पक्षी भारत में विलुप्त है, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों की उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसके संदर्भ में पहला कथन तो हमारा सही है, हालांकि दूसरा कथन हमारा गलत है। तो इसका तात्पर्य है कि केवल एक, ए जो है हमारा उत्तर हो। अगर बात करें हम लुप्त प्राय ग्रेटर एडजुटेंट सारस की, तो ये दुनिया में सारस स्टोक की 20 प्रजातियों में से सबसे दुर्लभ प्रजातियों में से एक है। भारत में आवासीय सारसों की 8 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिसमें ग्रेटर एडजुटेंट एक है। कभी यह दक्षिण पूर्व एशिया में बहुतायत से मिलता था, हालांकि वर्तमान में यह सारस भारत में असम और बिहार और कंबोडिया के कुछ अलग थलग स्थानों तक ही सीमित रह गया है। यह पक्षी असम में घनी आबादी वाले गांवों में पारंपरिक घोंसलों में और लंबे पेड़ों की प्रजातियों में प्रजनन करते हैं। आज पेज नंबर 1 में इससे संबंधित एक चित्र आया है और इसको आप एक मानचित्र के माध्यम से भी देख सकते हैं और IUCN की लिस्ट के अनुसार इसे एंडेंजर्ड घोषित किया गया है।
है। नेक्स्ट प्रीलिम क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही हैं? भारत के उत्तर पूर्व में असम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मणिपुर और मिजोरम म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं। म्यांमार के चिन समुदाय और भारत में मिजो जो जातीय समुदाय के हैं और एक ही वंश को साझा करते हैं। भारत म्यांमार के साथ दो त्रिकोणीय जंक्शन सीमा बिंदु साझा करता है, एक चीन के साथ और दूसरा बांग्लादेश के साथ। केवल एक और दो और तीन की तीनों। तो सही कथनों में दूसरा और तीसरा कथन सही है, पहला सही नहीं है। तो इसका तात्पर्य हुआ कि केवल 2 और 3 हमारा सही कथन है। भारत और म्यांमार एक लंबी 1643 किलोमीटर की भौगोलिक सीमा और बंगाल की खाड़ी में समुद्री सीमा साझा करते हैं। म्यांमार पूर्वोत्तर भारत में 4 भारतीय राज्यों मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है, जो कि आप इस मैप में देख सकते हैं। और इसके तहत जो म्यांमार और भारत की सीमा है उसमें 2 आप जंक्शन देख सकते हैं, जिसमें एक ओर तो आप भारत को देखेंगे, एक ओर तो आप म्यांमार को देखेंगे और एक तरफ आप चीन देखेंगे। वहीं दूसरी ओर आप एक तरफ म्यांमार देखेंगे, एक तरफ आप बांग्लादेश देखेंगे और एक तरफ आप भारत को देख सकते हैं। आज पेज नंबर 1 में इससे संबंधित खबर आई है, जिसमें मिजोरम के कुछ जो समूह हैं उनके द्वारा यह मांग की गई है कि म्यांमार में जो सैन्य तख्ता पलट देखा गया उससे जो समूह प्रभावित हुए हैं उनके कुछ समूहों को मिजोरम में शरण दी जाए। और इसके तहत मुख्य रूप से चिन समुदायों के लोगों को मिजोरम में शरण देने की बात कही जा रही है, क्योंकि जो म्यांमार का चिन समुदाय है और मिजो हैं वह एक ही प्रकार के निर्जातीय समूह जो से संबंध रखते हैं और उनका जो पूर्वज हैं वो इस आधार पर समान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तवांग किस लिए जाना जाता है? बौद्ध तीर्थ स्थल, भारत और चीन के बीच सीमा विवाद, यह खतरे में पड़ी अनेक प्रजातियों जैसे कि काली गर्दन वाली क्रेन के लिए घोंसला बनाने का स्थान है। यह क्षेत्र भौगोलिक रूप से बहुत अस्थिर और अत्यधिक भूकंप संवेदनशील है। केवल 2, केवल 1 और 3, केवल 2 और 4 कि 1, 2, 3 और 4। तो इसके संदर्भ में चारों के चारों जो कथन हैं वो सही हैं। उत्तर हो जाएगा हमारा डी। आज पेज नंबर 10 में इसके तहत खबर आई है, जिसमें तवांग जिले में जारी अनेक परियोजनाओं के विरोध में कुछ मॉन्क्स यानी संतों के समूह ने एक अर्जी दाखिल की है और इसके माध्यम से उन्होंने सरकार से यह अपील की है कि तवांग क्षेत्र की संवेदनशीलता को देखते हुए इन परियोजनाओं पर पुनर्विचार किया जाए। इसमें आप ब्लैक नेक क्रेन को भी देख सकते हैं जो IUCN लाल सूची में नियर थ्रेटेंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही हैं? भारत अरब व्यापार भारत के कुल व्यापार का 20% है, लेकिन अभी भी हाइड्रोकार्बन में बहुत अधिक केंद्रित है। यदि व्यापारिक संबंधों में विविधता लाई जाती है तो कृषि, खाद्य और फार्मा जैसे क्षेत्रों में भारतीय निर्यात की क्षमता सबसे अधिक है। केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों कि ना तो 1 और ना ही 2। तो इसके संदर्भ में दोनों के दोनों जो कथन हैं वो सही हैं। उत्तर होगा हमारा सी। आज पेज नंबर 14 में इसके तहत खबर आई है, जिसमें भारत द्वारा अरब देशों से अपील की जा रही है कि वह हाइड्रोकार्बन के अतिरिक्त जो अन्य क्षेत्र हैं वहां पे भी निर्यात को बढ़ावा देने के लिए अपने मार्ग को खोले, ताकि भारत अरब संबंधों में और विविधता को लाई जा सके। मुख्य रूप से इसके तहत दवाइयों के क्षेत्र में, कृषि आदि के क्षेत्र में मांग की जा रही है। अब एक लास्ट ईयर का क्वेश्चन देख लेते हैं। आर्थिक रूप से 19वीं शताब्दी में भारत में ब्रिटिश शासन के परिणामों में से एक था भारतीय हस्तशिल्प के निर्यात में वृद्धि, भारतीय स्वामित्व वाली कारखानों की संख्या में वृद्धि, भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण अथवा शहरी आबादी में तेजी से वृद्धि। तो इसका उत्तर है भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण, जो चूंकि एक थोपी गई प्रक्रिया थी, इसी के चलते इसके बहुत अधिक वांछनीय सकारात्मक परिणाम नहीं हो सके और इसके माध्यम से किसानों का शोषण ही हुआ। अब कुछ मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन देख लेते हैं। लोक सेवकों का बार बार स्थानांतरण न केवल उनके मनोबल को प्रभावित करता है अपितु प्रशासन को भी कमजोर करता है। अतः इस पृष्ठभूमि में एक उचित स्थानांतरण नीति आवश्यक है। चर्चा करें। 250 शब्द 15 अंक।
दूसरा क्वेश्चन है, जीवाश्म ईंधनों की मूल्य वृद्धि की पृष्ठभूमि में यह भारत के लिए कड़े ईंधन दक्षता मानकों और शून्य उत्सर्जन वाहन कार्यक्रम को अपनाने का समय है। व्याख्या करें। 250 शब्द 15 अंक। तो आज की परिचर्चा के आधार पर इन दोनों प्रश्नों को आप लिखने का प्रयास कर सकते हैं। तो बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप के आज के इस अंक के माध्यम से हमने चर्चा की कि हम द हिंदू के अधिक से अधिक एडिटोरियल्स की आपके साथ चर्चा कर सकें। यदि आपको हमारी पहल पसंद आ रही है तो अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आज के अंक में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।